हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स का जो पेपर 10 है उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसको हम राजनीति में उस कंसेप्ट को, आधुनिकता को का जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अर्थ को, इसकी परिभाषाओं को, इसकी विशेषताओं को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो क्या है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास जो है प्रायः लगभग इसको लोग जो है एक ही मान लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आधुनिकीकरण जो है की अवधारणा विकासशील देशों के लिए के संदर्भ में की गई है और जिसमें आधुनिकीकरण को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का विकसित रूप जो है वो होता है राजनीतिक विकास हो सकता है। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं और कहीं कहीं यह कहा जाता है कि राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण के कारण ही संभव होता है। वास्तविकता में राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक विकास एक संकुचित अवधारणा है। और आधुनिकीकरण को 6 स्तरों में, लेवल में, स्टेज में हम देख सकते हैं और इसका जो पहला स्तर जो होता है वो होता है मनोसांस्कृतिक स्तर। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति मूल्यों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं आदि के बारे में परिवर्तन होता जाता है और वह उदारवाद की ओर जाता है। दूसरी जो इसका जो स्तर है वो है कि जनसांख्यिकी की स्तर। जो जनसांख्यिकी स्तर है उसमें इस स्तर पर व्यक्तियों को स्वास्थ्य, आयु में परिवर्तन देखा जाता है और लोग ज़्यादा गतिमान हो जाते हैं और आबादी गांव से शहरों की ओर जाने लगती है और बसने लगती है और अनेक गांव में नवीन उद्योग जो है वो बनाए जाते हैं और इस तरह से वह जो है वो शहर बन जाते हैं। गांव भी जो एक शहर का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा जो इसका लेवल है वो है कि सामाजिक स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है और वह क्षेत्रीय स्तर के सोच के से ऊपर उठ जाता है और उसका सोच जो है वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह सोचने लगता है। अतः व्यक्ति का सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से विकास जो आधुनिकीकरण जो है इन सभी लेवलों में आपको देखने को मिलता है और उनमें क्या परिवर्तन होता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अगला जो इसका लेवल है वो है कि आर्थिक स्तर। तो इस स्तर पर समाज कृषि से व्यापार और उद्योग कृषि से व्यापार और उद्योग की ओर बढ़ने लगता है और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो जाता है और अधिक मात्रा में मशीनों और उद्योगों की स्थापना होती है। आर्थिक स्तर में जब आधुनिकीकरण की बात होती है तो इसमें ये चेंजेस देखने को मिलता है। बौद्धिक स्तर, इस स्थिति में व्यक्ति का अपने पर्यावरण के बारे में ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है। वह समाज के अन्य विषयों में भी अपनी रुचि जो है प्रदर्शित करता है, जैसे कि शिक्षा, संगठन निर्माण, सहयोग, विचार विमर्श आदि चीज़ों में। और जो इसका अंतिम स्तर है वह है कि राजनीतिक स्तर। तो इस प्रक्रिया में राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है कि जिसमें लोग राजनीति के नए नए अवधारणाएं, नए नए संगठनों, नए नए संस्थाओं आदि को स्वीकार करने लगता है और राजनीतिक सहभागिता प्रदर्शित करता है
और इस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उपरांत राजनीति में आधुनिकीकरण जो है का आगमन होता है। इन सभी स्टेजेस में परिवर्तन के बाद जो है राजनीति में आधुनिकीकरण का जो है वो आगमन होता दिखाई देता है। इसके बाद हम ये तो इसके कुछ लेवल थे कि आधुनिकीकरण जो है वो क्या है और उसमें किस तरह की कौन सी प्रक्रियाएं जो है आधुनिकीकरण के अंतर्गत आती हैं। अब हम जानेंगे कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसकी अर्थ और परिभाषाएं क्या है। उसको हम कैसे समझेंगे कि आधुनिकीकरण क्या है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आधुनिकीकरण और विकास को एक माना जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जहां आधुनिकीकरण जो है वो उसका विस्तृत रूप है, वहीं जो विकास है एक संकुचित अवधारणा होती है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के उपरांत आता है। ठीक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा विकास, दूसरा जो है विचारों में परिवर्तन, और तीसरा जो है वो धर्मनिरपेक्षतावादी सिद्धांतों की ओर को स्वीकार किया जाना। तो 3 तरह की चीज़ें हमें दिखने को इसमें आधुनिकीकरण जो है उस प्रक्रिया में मिलती है, और तभी जाकर राजनीतिक आधुनिकीकरण संभव हो पाता है। मतलब हमने क्या देखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक सबसे पहले परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है जब आधुनिकीकरण की बात हम करते हैं, और राजनीति में आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो चीज़ दिखने को मिलता है कि उस वहाँ की जो संस्कृति और सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन, अगर आधुनिकीकरण है आता है तो उस दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ वहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, और तीसरी जो है परिवर्तन जो है वो धर्मनिरपेक्षवादी जो सिद्धांत है। लोग जो है एक खास किसी धर्म में बंधे हुए नहीं रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और सभी धर्म जो है समान रूप से आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, और तभी जाकर ये तीनों चीज़ों में जब परिवर्तन देखने को मिलता है तभी जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो संभव हो पाता है। इसके संबंध में विभिन्न जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने इसकी परिभाषाएं दी हैं, और उसमें जो है चाइल्ड वेल्थ जो एक विचारक हैं उनके अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विभिन्न प्रयोगों पर आधारित होती है और आधुनिक समाज के स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। ये चाइल्ड वेल्थ ने कही है। दूसरा है रॉबर्ट ईवल जो हैं, इन्होंने इनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है समाज की ओर ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण के प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की पूर्व जो उसकी सामर्थ्यता होती है से है, जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से भी इस क्षमता या सार्थकता की वांछनीयता एवं परिणाम के बारे में आधारभूत रूप से आशावादी होते हैं। तीसरी जो विचारक हैं जो कोलमैन, इन्होंने बताया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है या आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष समाजों की राज्य व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के समुच्चय सेट से है, और इस प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं, राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक संस्कृति, उनकी प्रक्रियाएं आदि सभी जो है वो इसमें शामिल होती है। और इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक भाग है, मॉडर्नाइजेशन का एक भाग है, जिसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उपरांत राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन को भी इसमें स्वीकार किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि नई संस्थाएं, नए संगठन, नई राजनीतिक संस्कृति आदि।
अब हम देखते हैं कि राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक शक्ति के महत्व में वृद्धि। राजनीतिक आधुनिकीकरण से राजनीतिक शक्ति जो है उसमें अभिवृद्धि होती है, और यह राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि आधुनिकीकरण जो है, जो आधुनिकता जो है के बारे में जो आधुनिकता के बारे में व्यक्ति की राजनीतिक शक्ति के महत्व को समझने लगता है। जो व्यक्ति की राजनीतिक शक्ति है उसको महत्व को समझने लगता है, और परिणामतः राजनीतिक शक्ति एवं राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकृत होने लगता है व्यक्ति। पहला जो इसकी विशेषता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि सरकार एवं जनता का हर स्तर पर संपर्क होता है आधुनिकीकरण के, इस राजनीतिक आधुनिकीकरण के इसमें। तो आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जनता के हर स्तर पर अपनी पहुंच जो है वो बना लेता है। जनता के हर लेवल पर सरकार जो है अपनी पहुंच बना लेता है, क्योंकि जनता के सोचने समझने और राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होती है, बढ़ने लगती है, और परिणामतः जनता सरकार के स्तर में प्रवेश करने लगता है ताकि सरकार जो है सकारात्मक कार्यों का संपादन कर सके। क्योंकि जब तक जागरूकता व्यक्तियों में नहीं होगी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि समाजीकरण में जागरूकता का होना ज़रूरी है, और जब तक ये जागरूकता नहीं होगी तब तक जो है वो सफल नहीं हो सकता है। या विकास हमने देखा था उसमें भी अवेयरनेस की आवश्यकता थी। तो उसी तरह से ये आधुनिकीकरण जो है इसमें भी जो है व्यक्ति की जो जागरूकता है बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि वह सरकार के सकारात्मक कार्यों का संपादन जो है वो उसमें हिस्सा ले सके, उसमें भाग ले सके। तीसरी जो इसकी आधुनिकीकरण की जो विशेषता है वह है कि राजनीतिक संस्थानों का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण हो जाएगा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण हो, तभी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण जो है वो संभव है, हो सकता है। क्योंकि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया विभिन्न जो भी हैं विभिन्नीकृत एवं विशेषीकृत राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता पाई जाती है। यदि जन सहभागिता नहीं होगी तो राजनीतिक आधुनिकीकरण भी संभव नहीं होगा, और वास्तव में जन सहभागिता कितनी है यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही मापदंड निर्धारित करता है। पांचवी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि आधुनिकीकरण के कारण नागरिकों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नए नए राजनीतिक व्यवहार, नए नए राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्कृतियों को स्वीकार किया जाता है, तो जो कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, आधुनिकता की ओर जो है वो हमें ले जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में नौकरशाही ज़्यादा व्यापक होता है, क्योंकि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप नौकरशाहों में समाज के सभी तबकों, सभी लोगों के निम्न स्तर से उच्च स्तर में सभी की भर्ती होती है। ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है कि फलस्वरूप इसमें आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फलती फूलती है। इसके बाद ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, और इसकी विशेषताओं के बारे में जो कोल्डाइश हैं और आमंड और पावेल द्वारा भी इनकी विशेषताओं को बतलाया गया है। अब हम उनका अध्ययन करेंगे कि कोल्डाइश जो हैं उनके और आमंड तथा पावेल के द्वारा आधुनिकीकरण की क्या विशेषताएं बतलाई गई हैं। और इसकी जो उनके द्वारा पहली विशेषता बतलाई गई है वह यह है कि राजनीति और तथा लौकिक सत्ता की वृद्धि तथा शक्ति का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण है। आधुनिकीकरण क्या है? राजनीति तथा लौकिक सत्ता की वृद्धि
तथा शक्ति का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि विशिष्ट एवं विभिन्न व्यवस्थाओं में, संरचनाओं में एवं व्यक्ति के कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नीकरण होना चाहिए। इसके अंतर्गत, आधुनिकीकरण के अंतर्गत मतलब कि हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग के काम, उनके इंटरेस्ट के अनुसार काम जो है विभिन्नीकरण होना चाहिए, सामान्यीकरण नहीं, अलग अलग उनको उनके इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार, तभी जो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया है वो हो सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने आमन तथा पावेल तथा कॉल्डाइस ने बताई है वो यह है कि राजनीति में बढ़ती हुई सहभागिता तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में उसकी आस्था होनी चाहिए। और जो चौथी विशेषता उन्होंने बताई है वह यह है कि नवीन सामाजिक संगठन जिसमें कि व्यक्ति की जो पुरानी निष्ठाएं हैं वो मिट जाती हैं और उसकी जगह व्यक्ति के अंदर नवीन परंपराओं और प्रथाओं को स्वीकार किया जाता है। आधुनिकीकरण में क्या होता है, जो पुरानी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे सोच हैं, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उसको हम छोड़कर कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। और इस तरह से जो है, जो हमारी पुरानी परंपराएं होती हैं, हमारी निष्ठाएं होती हैं, वो परिवर्तित होती हैं और व्यक्ति के अंदर नए परंपराओं का समावेश होता है आधुनिकीकरण के प्रोसेस के अंतर्गत। जो अगली इसकी विशेषता कोल्डाइस तथा आमन तथा पावेल ने बताया है वो यह है कि विशिष्ट कार्यों से संबद्ध अनेक संगठनों का निर्माण होता है और ऐसे संगठन प्रायः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं जो कि विभिन्न गुण, उपलब्धि एवं नियमों का कार्य करते हैं। मतलब अनेक संगठन, विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट संगठन, अनेक संगठन होते हैं और उनकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, उनकी नेचर विशिष्ट होती है, स्पेशलाइज्ड होती है और उसके कारण से उनके गुण, उपलब्धियां सभी जो है विशेष हो जाती हैं। अगली जो विशेषता है वह यह है कि आधुनिकीकरण में रुचि रखने वाले अभिजन वर्ग जो होते हैं, एलाइट्स क्लास होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाते हैं। जो एलाइट क्लास होते हैं इसको आगे बढ़ाने में उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी को समान रूप से सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है। जो आधुनिकीकरण का प्रोसेस है उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से सहभागी, पार्टिसिपेट करने का जो है वो अवसर इसमें दिया जाता है। और जो अंतिम विशेषता जो बताई है आमिन तथा पावेल ने वो यह है कि हित समूह, दलों का जो प्रेस है, सम्मेलनों के माध्यम से राजनीतिक मांग एवं विभिन्न गतिविधियों का संपादन होता है तथा जनहित को पूरा करने का भी कार्य जो है इसको किया जाता है। मतलब हित समूह जो है वो राजनीतिक दलों में प्रेस के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से जो राजनीतिक डिमांड्स होते हैं उसको उनके डिमांड्स को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो है उसको पूरा किया जाता है तथा जनहित को पूरा करने का कार्य जो है इस प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 8 विशेषताएं जो है वो कॉल्डाइस तथा आमिन तथा पावेल ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं बतलाई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है उसके अभिकरण क्या हैं, वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं आधुनिकीकरण को। तो इसका जो पहला अभिकरण है वो है कि नवीन विचार। तो मतलब जो विचार एवं विचारधारा जो है उसमें परिवर्तन का ये स्रोत होता है कि किसी भी देश के सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचों में परिवर्तन नए नए विचारों के द्वारा ही संभव होता है। और उदाहरण स्वरूप पुनर्जागरण के बाद पश्चिमी सभ्यताओं में नए नए विचारों का आगमन हुआ और फलस्वरूप जनतांत्रिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई। और इसी प्रकार भारत में जो आधुनिकता का जो मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, वो पश्चिमी सभ्यता ही है। पश्चिमी सभ्यता से ही हम लोग जो है जो चीज़ भी नई चीज़ें सीखे हैं या अपने संविधान में ग्रहण किए हैं या प्रशासन में जिसको अडॉप्ट किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम पश्चिमी देशों से ही ग्रहण करके आधुनिकीकरण की ओर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो इसका अभिकरण है वो है कि राजनीतिक नेतृत्व।
जो राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा आधुनिकीकरण का कार्य जो है वो संपन्न किया जाता है, और जिसको सुधारक भी कहा जाता है। और ये पुराने संस्थानों की जगह नए नए राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना करने की वकालत करते हैं, और फलस्वरूप जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वह उसमें तीव्रता आती है कि जो भी जो राजनीतिक नेतृत्व है तो वो भी आधुनिकीकरण के मार्ग में, जैसे कि नए नए विचारधाराओं को एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना, और अपने देश के अनुसार, अपने लोगों के मांग के अनुसार जो ज़रूरी है उस तरह की चीज़ों को हम लोग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो है वो तेज़ी से इसको ग्रहण किया जाता है। तीसरी जो इसके अभिकरण है वो है कि महान नेतृत्व या नेता। जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया में महान नेताओं के नेतृत्व का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक सामाजिक और राजनीतिक सुधार जो है वो किए जाते हैं, और इसके व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली जो इनका जो नेतृत्व होता है से प्रभावित होकर राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। और उदाहरण के लिए जैसे कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप महात्मा गांधी का नेतृत्व देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का देख सकते हैं, जो और भी जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, बड़े बड़े अम्बेडकर हैं या और भी लोग हैं, तो उन सभी लोगों का जो एक व्यक्तित्व था, महान व्यक्तित्व नेतृत्व था, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन सभी के नेतृत्व का व्यक्तित्व का भी जो असर जो है के कारण से भी जो है आधुनिकता को बढ़ावा मिलता है, और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आधुनिकता को, राजनीतिक आधुनिकता लाने में। इसके बाद आता है दलीय संगठन। तो दलीय संगठन भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रभावशाली एक अभिकरण होता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं से अवगत कराते हैं, और साथ ही साथ संगठन एवं संरचनाओं से परिचय भी कराते हैं, एवं राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। तो एक तरह से जो राजनीतिक संगठन है या दलीय जो संगठन है वो भी लोगों को अवेयर करने में, राजनीति के प्रति जागरूक करने में, उनकी राजनीति में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार काम करने जा रही है, उसके योजनाएं क्या हैं, उनका वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उससे क्या लाभ होगा, इन सब चीज़ों को जब ये दलीय जो संगठन हैं उस सब लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं, तो इस तरह से भी लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से जो दलीय संगठन है ये भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में काम करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक अभिजन, जो पॉलिटिकल एलाइट्स जो होते हैं वो। तो अनेक राजनीतिक जो शास्त्रियों के अनुसार आधुनिकीकरण में अभिजन वर्ग जो है का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका होती है, और ख़ासकर विकासशील देशों में विकासशील देशों में जो सत्ता पर कुछ जो अभिजन लोग होते हैं और उन्हीं के द्वारा जितने भी ये सरकारी कामकाज होते हैं उनको संपन्न कराया जाता है, और समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्य भी इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है, जो कि आधुनिकीकरण को में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हर समाज में कुछ एलाइट्स क्लास होते हैं, जो कुछ अभिजन लोग होते हैं, कुछ धनी लोग होते हैं, जो हर पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था को जो है वो प्रभावित करते हैं। वो इनडायरेक्टली इन सब संगठनों को फंडिंग करते हैं, और उस तरह से जो नई नई विचार हैं, नए नए कंसेप्ट हैं, नई नई पॉलिसियाँ हैं, वो बनाने में सरकार पर एक तरह से दबाव का काम करते हैं, और एक तरह से जो लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, और इस तरह से जो आधुनिकीकरण की जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इस अभिजनों का भी बहुत भी महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसके बाद आता है सरकार। तो आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण में सरकार को भी रखा गया है, क्योंकि इन्हीं सरकार के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। क्योंकि सरकार जो भी नीति बनाती है, जो भी पॉलिसीज़ लाती हैं,
और जो भी योजनाओं का निर्माण करती हैं और उनका क्रियान्वयन जो करती है, उसमें नए नए नीति नियमों का निर्माण करने का काम जो है वो सरकार करती है। और ये योजनाएं, ये नीति, ये नियम सभी आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक हैं। अतः सरकार एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके अभिकरण के रूप में जैसे कि सरकार है, अभिजन वर्ग हैं, जो नेतृत्व, महान जो व्यक्तित्व या नेतृत्व हैं वो होते हैं, संगठन, राजनीतिक नेतृत्व, नए विचारों का जो समावेश होता है वो, ये सभी जो इसके एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में होते हैं। और राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है, तो आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? तो आधुनिकीकरण का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने देखा पढ़ा कि जो आधुनिकीकरण जो होता है वो पूरे समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों होना चाहिए। और दोनों जब इसमें होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जब समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे विकास में क्या था, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो जो है हमें देखने को मिलता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में। और यह जो है राजनीतिक विकास से डिफर है, इसमें अंतर पाया जाता है। वहीं जहाँ पे जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है एक ब्रॉड विचार है, वहीं विकास की जो है प्रक्रिया एक संकुचित विचार होता है। और इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। और आधुनिकीकरण के माध्यम से राजनीति में नए नए विचारों का समावेश होता है, नए नए संगठनों का, मूल्यों का, विचारों का। जो परंपराएं पहले से आ रही हैं उनकी जगह पर ये नई परंपराएं जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड होती हैं। और इसमें इन सभी का हाथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यह जो है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की समृद्ध बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने इन्हीं सब विचारों को, नए नए विचारों को, नए नए संस्थाओं को, नए नए प्रक्रियाओं को इम्प्लीमेंट करके ही विकसित हुए हैं। तो इस तरह से जो भी विकासशील देश हैं वह भी उनका अनुसरण करके आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि उस देश के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था राजनीतिक आधुनिकीकरण, जिसका अध्ययन हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया। हमने अपने क्लास में आधुनिकीकरण का अर्थ को समझने का प्रयास किया और विभिन्न विचारकों के द्वारा आमेंट तथा पावेल, कोलमैन, कॉल्डाइस और रॉबर्ट ईवल्ड आदि जो विचारक थे उनकी हमने चाइल्ड वेल्थ, ये सब जितने विचारक थे जो इन्होंने इसको परिभाषित किया है उसको समझने की कोशिश की हमने। और स्पेशली कॉल्डाइस तथा आमेंट तथा पावेल की जिसकी विशेषताएं बतलाई हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की, उसको हमने समझा। और इसके जो अभिकरण हैं जिसके माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है, और उन चीज़ों को हमने पढ़ा। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।